यों एकाएक नहीं बदला था मेरा मन। न किसी बेख्याली में ही ये मान बैठा था कि जीने के लिए जो करना है खुद ही तो करना है। किसी और के आसरे रहने जीने की क्या मानी? क्यों किसी की आस में अपने को यों ही छोड़ दिया जाए समय की बहती धारा में, और जीते चले जाएं एक ऐसी जीवारी जो खुद का ही दम घुड़ती की लगे, ये जानते हुए कि यही एक तो मिली है जीने को। चाहे दी हुई जी लें या अपने हाथों बना सवार कर खुद तय करें कि कैसे जीना है। एक जिंदा दिल इंसान की तरह कई बार सोचता हूँ, अब इतने बरस बाद इस गुजरे अतीत से कैसा गिला। शायद खो भी जाती होगी उन सपनों की याद जिन्हें आकार पाते देखने की ख्वाहिश बेशक रही हो, लेकिन बचते रहे उन तक जाने से। मन अब भी भटकता है यहाँ से वहाँ। बदलते मौसम अब भी अच्छे लगते हैं, खासकर उनके बीच का वो अंतराल और वे यात्राएं जो दरअसल कहीं ले नहीं जाती, घुमा फिराकर वापस वहीं ला छोड़ती हैं, उसी एकाकी दुनिया में जो बाहर से हरी भरी तो दिखती है लेकिन भीतर वही साए साए सन्नाटा। इस सन्नाटे और अबोले लगाव के कुछ अंश अब भी बचे रह गए हैं शायद हमारे बीच, और कोई चाहता नहीं कि वे बाहर दिखाई दें। खुद भी जब किसी गहमा गहमी में घिर जाता हूँ तो कोई निरापद कोना ढूंढने लगता हूँ। औरों के चाहने पर भी उस हलचल में अपने को घुला नहीं पाता। आयोजनों में ऐसे अनुभवों पर बोलना बेशक ऊपर से सहज लगता हो, लेकिन जानता हूँ कि कितना मुश्किल है ये सब कर पाना। कई बार तो इसी दुविधा में खुद से जिरह कर बैठता हूँ कि आखिर क्या होगा कहीं कुछ कहने से। अक्सर लौटकर आती आवाज़ों और लोगों की प्रतिक्रियाओं से ही कुछ अनुमान कर पाता हूँ कि जाना अकारथ नहीं गया शायद। किसी बड़ी आयोजन में मिले मान सम्मान और अपनेपन से खुश होना तो स्वाभाविक था ही। समाप्ति पर उसी उमंग को मन में संजोए लोगों के बीच अपने लिए रास्ता बनाते जब मंच से नीचे उतरा तो अचानक उसे सामने पाकर कैसा अचकचा गया था। वो अपनी सहेलियों के बीच बैंगनी नीले कुर्ते पर सुर्ख चुन्नी को माला की तरह धारण किए विस्मय की तरह खड़ी थी, जैसे भादों की हल्की झड़ी में रंग बिरंगे फूलों से लदी झाड़ियों के बीच एक पतली सी पगडंडी पर बरसों पहले कुछ ऐसे ही सजीले परिधान में अपनी बाल संगाती मेहुल को पुलक में खड़े देखा था, जो मेरा ही पीछा करते उस हल्की बारिश में घर से निकल आई थी अकेली, और मैंने उसके इस तरह आने को महज एक इत्तेफाक की तरह लिया था। अपनी छोटी सी पॉकेट डायरी के खाली सफ़े पर कुछ लिखवाने के इरादे से जब उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो खुद कैसा असमंजस में पड़ गया था। ऐसा नहीं कि ऑटोग्राफ देने का ये कोई पहला अवसर था, पर जाने क्यों उसे इस तरह ऑटोग्राफ देने का कोई औचित्य अपने तय खोज नहीं पाया, जिसकी एक बड़ी वजह यही थी कि वो स्वयं उसी आयोजन में एक नवोदित प्रतिभा के रूप में पुरस्कृत हो चुकी थी। संयोजक ने इसी मनस्वी को जब अपनी बात कहने के लिए मंच पर बुलाया तो उसने कितनी उमंग से अपने प्रिय वन पाखी पर एक छोटी कविता प्रस्तुत की थी, मोरहेन। वही मोरहेन जो बरसों पहले किसी पक्षी विहार में उन्मुक्त विचरती उस बैंगनी नीली चिड़िया की याद ताज़ा कर गई थी। पंछियों के झुंड में बेपरवाह अपने ही गुमान में विचरण करती इस मोरहेन का अपना अलग ही आकर्षण होता है। कोई उसे मुर्गा भी कहता है तो कोई कम पाखी। उसी वन पाखी के रम्य रूपक को अपनी कविता में उकेरते हुए मनस्वी कितनी भाव विभोर थी, ये उसके हाव भाव और मुखर प्रस्तुति में उजागर था। मन में उभरती ऐसी ही छवियों के बीच जब उसमें फिर से अपना आग्रह दोहराया तो उसे ना कहने का कोई रास्ता मुझे नहीं सूझा। अनायास उसकी डायरी को अपने हाथ में लिया और खाली सफ़े पर उसी वन पाखी की इबारत शब्दों में उकेर दिया, सदा ऐसे ही सुर्ख और सजीले बने रहें आपके सपने मोरहेन, और उसके नीचे अपने दस्तखत कर डायरी उसे लौटा दी। उसने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और पीछे हटकर अपनी सहेलियों के साथ उसी हॉल में एक कोने में अलग खड़ी हो गई। हॉल से बाहर चाय नाश्ते के दौरान जब भी उस पर नज़र पड़ी उसे अपनी ओर उत्सुकता से देखते पाया। एक आध बार बात करने को वो मेरी ओर बढ़ी भी, लेकिन मित्रों के बीच घिरे रहने के कारण शायद संभव नहीं हो पाया। आयोजन स्थल से लौट आने के बाद इतना ज़रूर याद रहा कि उन हंसती आंखों को धारण करने वाली वो सूरत आम नहीं थी, और न वो नज़र ही इतनी बेइरादा जो देर तक पीछा करती रह गई थी। आमतौर पर जैसा होता है, उस आयोजन के बाद अपनी ठिकाने लौटकर मैं फिर से उसी रूटीन काम में मसरूफ़ हो गया। अखबार नवीसी का काम बेशक आज़ाद तबीयत का लगता हो, लेकिन असल में सुबह से रात तक की दिनचर्या में सुकून के लिए कहीं कोई स्पेस नहीं होता था। अपनी रुचि या पसंद के काम की तो बात ही क्या की जाए।
अक्सर रिपोर्टिंग का बहुत सारा काम रात में अपनी नींद को स्थगित करके ही निपटाना होता था। रिपोर्ट और ब्यूरे तैयार करने के लिए दिन में जिस एकांत और एकाग्रता की जरूरत होती थी, वो दफ्तर की खटर-पटर में सबके बीच कहाँ हासिल हो पाती। देर रात थककर अकेले बिस्तर में दुबक जाने की इस अनचाही दिनचर्या से छुटकारा पाने की कहीं कोई सूरत नहीं दिख रही थी। यूं भी अब जिंदगी से शिकवा शिकायत करना बेमानी सा लगता था। निजी डाक आमतौर पर मेरी गैर मौजूदगी में सीट पर ही रख दी जाती थी, ताकि रिपोर्टिंग की दौड़-धूप से जब भी फुर्सत मिले आकर देख लूं। कोई सप्ताह भर बाद अचानक अपनी रोजमर्रा की इस डाक में एक नया सा लिफाफा देखकर मैं ठिठक गया था। पत्र की लिखावट भी नई सी लगी। लिफाफे की ऊपरी सिरे पर व्यक्तिगत जैसा कुछ लिखा था, लेकिन उस पर भेजने वाले का नाम पता दर्ज नहीं था। रोज की दैनिक डाक को छोड़कर पहले उसी को खोलकर पढ़ने की जिज्ञासा हुई। ये एक छोटा पेज का पत्र था, जिसमें उस आयोजन के दौरान हुई मुलाकात पर अपनी खुशी का इजहार किया गया था। आयोजन के बाकी हवालों के साथ एक मीठा सा उलाहना भी था कि उस शाम मैंने उसे अपेक्षित तवज्जो नहीं दी, जबकि वो आयोजन के बाद मुझसे बात करने की कितनी इच्छुक थी। पत्र से ये भी जाना कि वो मुझे पहले से जानती है, मेरी कविताएं और लेख पढ़ती रही है और मेरे लिखे को पसंद करती है। यहाँ तक कि रिपोर्टिंग और टिप्पणियां भी वो चाव से पढ़ती है। मैंने ये भी गौर किया कि उसके लिखने में कहीं कोई मन बहलाव या व्यंग नहीं था, बल्कि मेरे प्रति एक अनजाना सा सम्मान का भाव था, जो सुखद लगा। आखिर में बस यही आग्रह था कि कभी वो अपने लिखे पर मेरी राय लेना चाहे तो मैं थोड़ा समय उसके लिए जरूर निकालूं। मैंने उसी वक्त उसके पत्र का संक्षिप्त सा उत्तर भेजते हुए यही आग्रह किया कि वो आयोजन की उस मुलाकात और व्यस्तता को सहजता से ले। उस भीड़ में शायद उतना ही मिलना और बात कर पाना संभव था। ये भी आश्वस्त किया कि अगली बार जब भी आना होगा उससे मिलकर वो शिकायत जरूर दूर की जाएगी। आने वाले दिनों में उसके कुछ और पत्र आए, साथ ही अपनी कुछ नई रचनाएं भी नमूने के बतौर उसने भेजी थीं, जिन्हें पढ़ने और उन पर अपनी राय देने में मुझे कतई असुविधा नहीं हुई, बल्कि खुशी हुई कि वो इतना मान देती है। मैंने ये बात खासतौर से गौर की कि अपनी आरंभिक रचनाओं में थोड़े कच्चेपन के बावजूद उसके लेखन में निरंतर निखार आता गया था और उसकी रचनाशीलता में एक नया उन्मेष था। पारिवारिक रिश्तों में घुलती स्वार्थपरकता, बुजुर्ग पीढ़ी की रूढ़ मानसिकता से टकराव, युवा मन के बारीक मनोवेग और व्यक्ति मन के अंदरूनी उलझावों को वो बेहतर ढंग से समझ पा रही थी। उसकी भाषा और बयानगी अपनी उम्र के लोगों से नितांत अलग थी। सीधी जीवन के बीच से उठाई गई शब्दावली में एक खास तरह का खुलाफापन भी था उसमें, और अपनी कहानियों में प्रणय के अंतरंग क्षणों को इतना सजीव कर देती कि पढ़ते हुए रोमांच होने लगता। इन कहानियों पर जो भी सुझाव मैंने दिए, उन्हें उसने बहुत संजीदगी से ग्रहण किया। जहां जरूरी लगा जिराह भी की, पर मेरी साफगोई को हमेशा पसंद किया। इस तरह हमारे बीच संवाद और विचार विनिमय का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो उत्तरोत्तर और गहरा और आत्मीय होता चला गया। कोई 8-9 महीने बाद अपने ऑफिस के काम से मेरा फिर उसी शहर में जाने का संयोग बना। रवाना होने से पहले मैंने उसे पत्र से सूचित कर दिया था। दिन में अपना काम निपटाने के बाद उसी शाम जब हॉस्टल के आगंतुक कक्ष में उससे मिलने पहुंचा, तो वो बेहद उत्साहित थी। औपचारिक बातें पूरी होते होते उसी ने आग्रह किया था कि हम कहीं बाहर जाकर कॉफी पिएं। मन में कहीं एक संकोच और आशंका ये भी थी कि अपनी किसी बात या बेतकल्लुफी से उसे नाराज न कर दूं, या कि हमारी दोस्ती में कहीं कोई छोटा स्वार्थ न देख जाए उसे। ये सच है कि जीवन में पहली बार किसी के प्रति अपने मन में एक अलग तरह का आकर्षण महसूस करने लगा था। कहीं इस बात की आशंका भी थी कि मेरी ये जो बनावर रहित जीवन शैली और देशज मानसिक बुनावट है, वो कई बार नफासत पसंद लोगों के अनुकूल नहीं भी होती। यानी उस लिहाज से मेरी अपनी नज़र में हमारे बीच किसी अंतरंग रिश्ते के लिए अवसर बहुत सीमित थे। घर वाले साल भर पहले जिस सगाई ब्याह के फंदे में फांस लेना चाहते थे, उसे बेशक फिलहाल टाल दिया हो, लेकिन मैं जानता था कि वे हार मानने वाले नहीं थे, बल्कि अपनी ओर से तो उन्होंने लड़की के घर वालों को आश्वस्त कर ही रखा था। कुछ अखबार नवीसी के मौजूदा काम ने भी मेरी अपनी पसंद और चाहत की सीमाएं तय सी कर रखी थीं। संयोगवश आज सुबह का मौसम थोड़ा खुशगवार था। दरख्तों पर उतरते चैत की चटक हरियाली यूं भी नई पत्तों और रंग बिरंगे फूलों में एक नई तरावट लेकर आती है। तिस पर अगर हल्की सी बारिश का साथ मिल जाए तो प्रकृति जैसे अपनी ही रूप पर रीझ जाती है। सर्दी बेशक जा चुकी थी, लेकिन रात की हल्की बूंदाबांदी
हवा में नमी और ठंडक फिर से लौटा लाई थी। गनीमत थी कि आसमान साफ था। सुबह नींद से जागने के बाद से ही मैं इस बात को लेकर उत्साहित था कि आज वो मुझसे मिलने आ रही थी, इसलिए अपना पूरा आधा दिन आज उसी के लिए खाली रखा था। जैसा उसने बताया, उसका दिन का समय आमतौर पर लाइब्रेरी में व्यतीत होता था। हॉस्टल से तो वो सवेरे ही नाश्ता करके निकल जाती थी, लेकिन आज उसे वहाँ नहीं जाना था, सीधे मेरे पास गेस्ट हाउस ही आना था, जिसका पता पिछली शाम मुझसे विदा होते हुए उसने ले लिया था। आज उसे अपनी कहानियों की पांडुलिपि पर मुझसे थोड़ी डिटेल में बात करनी थी। ये बात भी पिछली शाम को तय हो गई थी। ये गेस्ट हाउस शहर की बड़ी झील के किनारे पहाड़ी ढलान पर बना है, जो मेरे अजीज दोस्त विक्रम ने कुछ ही साल पहले बनवाया था। अपने काम से मैं जब भी आता हूँ यहीं रुकता हूँ। आमतौर पर वो खाली ही रहता है, बस एक केयर टेकर है जो सुबह शाम साफ सफाई कर देता है और रुकने वालों को चाय नाश्ता दे देता है। दिन और रात का खाना बाहर ही लेना होता है। सवेरे 10 बजे के करीब जब वो आई तो मैं बाहर बरामदे में खड़ा उसी का इंतजार कर रहा था। हल्के बैंगनी बातें कुर्ते और उसी से मैच करती गहरी फिरोजी चुन्नी में वो खासी आकर्षक लग रही थी। हाथ में सामान के नाम पर छोटा सा पर्स और एक पॉली बैग था। उसकी अगवानी करते हुए मैं उसे लिविंग स्पेस में रखे सोफों की ओर ले गया। ये व्यवस्था बाहर से आने वाले मेहमानों की सुविधा के लिए की गई थी। मैंने ये उसी की चॉइस पर छोड़ दिया कि वो लिविंग रूम के कॉमन स्पेस में बैठना पसंद करेगी या मेरे कक्ष में। यूं पिछली शाम की सुखद मुलाकात के बाद अब हमारे बीच औपचारिकता निभाने जैसी कोई बात नहीं रह गई थी और न कोई संकोच ही बकाया था। इस बार की मुलाकात में वो शुरू से ही कुछ खुली और आत्मीय सी लग रही थी। कुछ देर उस कॉमन स्पेस में बैठकर बातें करते हुए जब उसने मेरे कक्ष के बारे में पूछा तो मैंने उसी स्पेस में खुलते एक दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। वो उसी सहज भाव से उठकर कमरे की ओर बढ़ रही। मैं भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे का मुआयना करते हुए उसने कहा था, वाह, अच्छा गेस्ट हाउस है, बिल्कुल घर की तरह, लेकिन बहुत सूना सूना सा लगता है और कोई रहता नहीं यहाँ। दरअसल ये मेरे एक दोस्त का अपना रिहायशी फ्लैट है, जिसे फिलहाल उसने संस्थान के गेस्ट हाउस में तब्दील कर रखा है। सिर्फ संस्थान के ही काम आता है, किसी व्यावसायिक होटल की तरह नहीं है। बस एक केयर टेकर रहता है जो सुबह शाम देखभाल कर देता है और यहीं परिसर में बने हिस्से में अपने परिवार के साथ रहता है। बुलाने पर आ जाता है, चाय नाश्ता भी यहीं किचन में बनाकर सर्व कर देता है। मैंने एक ही सांस में सारी जानकारी दे दी। दिलचस्प आदमी लगते हैं आपके दोस्त। मनस्वी के स्वर में परिहास और हल्के व्यंग का मिला जुला भाव देखकर मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया कि कहीं कोई गलत अर्थ तो नहीं लगाया जा रहा। मैंने उस पर कोई अलग टिप्पणी नहीं की। फिर शिष्टाचार का ख्याल करते पूछ लिया, कहिए, आप पहले कुछ नाश्ता लेना पसंद करेंगी या सीधे चाय ही पीना चाहेंगी? इतनी व्यवस्था तो है यहाँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं नाश्ता करके आई हूँ। हाँ, चाय पी सकते हैं, उसने जवाब दिया। मैंने कमरे में लगे बेल स्विच को दबा दिया, जो केयर टेकर को बुलाने के लिए ही लगा था। इस बीच वो स्टडी टेबल पर रखी मेरी कुछ किताबों को देखने में व्यस्त हो गई। कुछ ही क्षणों में केयर टेकर केशव कक्ष के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ और मुझसे 2 कप चाय का ऑर्डर लेकर लौट गया। इस बीच मैंने सेंट्रल टेबल पर रखे अखबारों को समेटकर उसके नीचे की रैक पर रखा और बेडसाइड की रैक पर रखी एक छोटी प्लेट में बिस्किट सजाने लग गया। वो कौतूहल के साथ ये सब देखती रही। बीच बीच में हम खाने पीने की अपनी पसंद के बारे में बात करते रहे। तब तक केशव चाय ले आया और ट्रे मेज पर रख गया। मैं उसकी मनुहार करते हुए मुस्कुरा दिया। लीजिए, आरोगिए। जी, पहले आप लीजिए, कहते हुए उसने प्याली उठाई और मेरी ओर बढ़ा दी। उसका मान रखते हुए मैंने प्याली थाम ली। मैं भी पास रखे सिंगल सोफे पर बैठ गया और चाय पीने लगा। चाय का सिप लेते हुए अपनी सहज मुस्कान में वो और भी खुशनुमा लग रही थी। चाय के दौरान हमारे बीच उसकी थीसिस को लेकर कुछ सामान्य सी बातें होती रहीं। चाय पीने के बाद उसने अपने पॉली बैग से एक फाइल निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। फाइल के कवर पर ही मेरी नजर ठहर गई। यह उसके पहले कहानी संग्रह की पांडुलिपि थी। संयोग से उससे हुए परिचय के बाद मैंने पत्रिकाओं में उसकी कुछ कहानियां पढ़ रखी थीं और उन पर पत्रों के जरिए अपनी राय भी लिखता रहा हूँ। कवर पलटकर कहानियों की सूची देखने के बाद जिज्ञासावश मैंने पूछ लिया, शीर्षक के रूप में पिछले पहर की धूप भी अच्छा टाइटल है, आपका क्या ख्याल है? यही ठीक है जो आपने रखा है? मैंने इस पर काफी विचार किया है। टूटते तटबंध मुझे ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। मेरी बहुत सी कहानियों के केंद्रीय भाव को प्रकट करता है। फिर जैसा आप सुझाएं, मेरे लिए आपकी राय ज्यादा मायने रखती है। अरे नहीं मनस्वी, मेरी राय आपसे अलग थोड़ी ही होगी। वैसे आपका सोचना ठीक है। चलिए फिर इसी को फाइनल मानिए। मुझे उसकी बात तर्कसंगत लग रही थी।
मैं जानता हूँ आपकी बाकी कहानियाँ भी युवा मन की जद्दोजहद और उनके आपसी रिश्तों में आते उतार चढ़ाव को व्यक्त करती हैं। इस लिहाज से टूटते तटबंध सटीक शीर्षक है। कहानियों का क्रम भी लगभग ठीक रखा है आपने। इसके प्रकाशन के बारे में बात हो गई किसी से? हाँ, एक दिल्ली के प्रकाशक से बात हुई है। प्रकाशित करने को तैयार तो हो गए हैं, लेकिन रॉयल्टी वगैरह शायद ही कुछ दे। शुरू में सभी ऐसा ही करते हैं मनस्वी, लेकिन आप अपना काम करती रहें। खुशी की बात यही है कि इसके प्रकाशन की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इसे प्रकाशक को सौंपने से पहले मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इन कहानियों को फिर से देख लें। कहीं कोई सुधार या बदलाव की जरूरत लगे तो निस्संकोच कहें। अरे नहीं मनस्वी, तुम वैसे ही बहुत अच्छा लिखती हो, मैं भला सुधार या बदलाव के बारे में क्या राय दूंगा। वाकई संकोच होने लगा कि मनस्वी मुझे इतना मान दे रही थी। प्लीज आनंद, मैंने आपने हमेशा मुझे अच्छी राय दी है, इसीलिए ये पांडुलिपि मैं साथ लेकर आई हूँ। बल्कि मैं चाहती हूँ कि इसके ब्लर्ब के लिए आप ही कुछ पंक्तियाँ लिख दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यह कहते हुए उसने पांडुलिपि मेरी ओर बढ़ा दी, जिसे ग्रहण कर लेने के सिवा अब कोई चारा नहीं बचा था। उससे पांडुलिपि लेकर एक बार और सरसरी तौर पर देखी और वहीं मेज पर रख दी। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि मनस्वी मुझ पर कितना भरोसा करने लगी थी। पांडुलिपि मुझे सुपुर्द करने के साथ ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मेरे पास भी उसे रोके रखने की कोई और वजह नहीं रह गई थी। मैंने आश्वस्त कर दिया कि जल्दी ही पांडुलिपि पढ़कर उसे अपनी टिप्पणी के साथ भिजवा दूंगा, और इसी के साथ औपचारिक बातचीत करते हुए हम कमरे से बाहर आ गए। मैंने देखा कि वो जिस ऑटो से आई थी वो अब भी गेट के बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। किसी नए अनुभव के बीच से गुजरते हुए अक्सर मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि समय कैसी अनसोची स्थितियों के बीच ला खड़ा करता है। नए रिश्तों के बनते समीकरण अच्छे तो लगते हैं, लेकिन वे अपनी उलझनें भी साथ लेकर आते हैं। उनसे बच निकलना न आसान होता है और न उचित ही। खासकर वह रिश्ता जो मन को सुकून देता है, जिसकी स्मृति मात्र से हवा में अलग तरह की सुगंध व्याप जाती है और कल्पनाएं सजीले पंखों पर सवार न जाने किस लोक में बिलम जाने की कामना करती हैं। उस अरूप को हमने कभी ठीक से देखा नहीं, लेकिन कितना मोहक लगता है उसका आकार, जो हमारे सपनों और स्मृतियों में नित नए मौसम सजाता है। ये जाते हुए पावस के परवर्ती दिन थे। हवा में नमी की हल्की सी तरावट अब भी बरकरार थी और आसमान में बादलों की आवाजाही मौन और निस्पंद। इस बार मौसम की बारिश यूं भी आम नहीं थी, खासकर मेरे लिए तो एक अलग तरह की उन्माद से भरी ही गुजरी। पांडुलिपि के साथ उसके लेखन पर लिखी मेरी अंतरंग टिप्पणी और कहानियों पर मेरी राय उसे इतनी पसंद आई कि उसने मुझ पर ही एक अच्छी खासी कहानी लिख डाली। इसके बाद तो हर सप्ताह 10 दिन में उसके पत्र जाने कितनी उड़ानें अपने में समेटे आते और मेरी दिनचर्या को बेचैन कर जाते। लेकिन इस बार जो पत्र आया वो बिल्कुल अलग तरह का था, कुछ घरेलू किस्म की चिंताएं लिए हुए। लिखा था कि उसकी पीएचडी थीसिस जमा होने का समय करीब आ गया है। फेलोशिप अगले महीने से मिलनी बंद हो जाएगी, शायद हॉस्टल भी छोड़ देना पड़े। ऐसे में उसके लिए अपने घर लौट जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वह किसी और मसले पर भी राय लेने की इच्छुक थी, जिसका पत्र में उसने खुलासा तो नहीं किया, बस यही आग्रह था कि किसी तरह एक दिन का समय निकालकर उससे आकर जरूर मिल लूं। संयोग से 2 दिन बाद ही एक फेस्टिव इवेंट को कवर करने के सिलसिले में मेरा उस शहर जाने का कार्यक्रम पूर्व निश्चित था। रहने का इंतजाम भी पर्यटन विभाग की ओर से उनके गेस्ट हाउस में पूर्व निर्धारित था। मैंने फोन करके अपने आने और रुकने की व्यवस्था के बारे में उसे बता दिया था। मैं आया और दिन भर अपने काम में करने में व्यस्त रहा। बस वो शाम मनस्वी के लिए खाली रखी थी। उसके लिए विभाग की डिनर पार्टी में जाना भी टाल दिया था। शाम को 7:30 के करीब अपनी पसंद के एक रेस्टोरेंट में उसने मुझे आने का आमंत्रण दिया था। मैं निर्धारित समय से पहले वहां पहुंच गया ताकि उसे इंतजार न करना पड़े। वह मेरे पहुंचने के कुछ समय बाद ही आ गई थी। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि उसने कोई अतिरिक्त बनाव श्रृंगार नहीं कर रखा था। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद हम कुछ देर यूं ही एक दूसरे के काम की ताज़ा जानकारियां शेयर करते रहे। उसने बताया कि थीसिस का काम पूरा हो गया है और अगले 2-4 दिन में वह उसे जमा करा देगी, फिर अपने घर लौट जाएगी। कॉफी पीने के दौरान मुझे लगा कि वह मुझसे कुछ और बात करने की इच्छुक है, लेकिन रेस्टोरेंट के भीड़ भरे माहौल में वह कह नहीं पा रही थी। मैंने उसे अपने गेस्ट हाउस चलने का प्रस्ताव किया तो वह असमंजस में पड़ गई। उसके अनमनेपन को देखकर मैंने भी कह दिया,
अगर चलने में दुविधा हो तो रहने दो, मैं आग्रह नहीं करूँगा। नहीं आनंद, वो बात नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पहले सोचा था कि यहीं कर लें, लेकिन आज यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इस बीच कॉफी का बिल चुकाकर हम रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके थे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए फिर उसने मन बना लिया कि वह मेरे साथ पहले गेस्ट हाउस रुकेगी और फिर वहीं से हॉस्टल के लिए निकल जाएगी। मुझे उसका यह निर्णय अच्छा लगा। अपने रूम में आने के बाद हम पहले की तरह ही सहज थे। मैंने कोई अतिरिक्त उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि वह अब उतने ही आत्मीय लगाव से मिल रही थी। रूम के अंदर आकर वो साइड में लगे बड़े सोफे पर बैठ गई। मैं भी रूम का दरवाजा खुला छोड़कर उसी के पास छोटे सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की औपचारिक बातों के बाद उसकी हथेली को अपने हाथ में लेते हुए मैंने यूं ही कह दिया था, तुम्हारे हाथ की रेखाएं बहुत अच्छी हैं मनस्वी। सच? क्या कहती हैं ये? क्या वाकई आप इन्हें देखकर मेरा भविष्य बता सकते हैं? वो उत्सुकता से पूछ बैठी थी। तुम्हारा भविष्य तो खुद तुम्हारे होने में छुपा है। कितनी अपार संभावनाएं अपने में लिए बैठी हो, उन्हें बाहर लाने में इन रेखाओं की ओर देखने की कहाँ जरूरत है? आप मुझे बहला रहे हैं। सच बताइए, क्या सोचा है आपने? मुझ में कोई कमी देखते हैं आप? यही कि मैं आपसे इतने खुलेपन से कैसे मिल लेती हूँ कि मैं किसी और से, कहते हुए उसके स्वर में हल्की आशंका झलक रही थी। कैसी बात करती हो मनस्वी, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने उसे रोकने का प्रयास किया। उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, आनंद, मैं एक अजीब दुविधा में जी रही हूँ। शायद आप नहीं जानते कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर लिया है। बस मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि उसी सिलसिले में अगले हफ्ते वे मुझे कानपुर ले जाना चाहते हैं, लड़के से मिलवाने। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? कब तक अकेली लड़ती रहूँ इन सब से, और किसके बूते? मैं उनका सामना तभी कर सकती हूँ जब आप मेरे साथ हों। सवाल मेरे या किसी और के साथ देने का नहीं है मनस्वी। साथ देने या पाने के लिए बहुत सी बातों का अनुकूल होना या उन्हें अनुकूल बनाना जरूरी है। क्या हमारे रिश्ते में वह अनुकूलता नहीं है? इसे किस तरह का रिश्ता मानते हैं आप? सवाल करते हुए अपनी आंखों में शिकायत लिए वह सीधे मेरी ओर देखने लगी थी। इससे तुम एक सच्ची दोस्ती का रिश्ता कह सकती हो, जिसमें किसी से कुछ लेने या पाने का भाव उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना अपने प्रिय को देने का होता है। और यह सुख खाली दैहिक सुख तक सीमित नहीं होता। अगर ऐसा है तो वह सच्ची दोस्ती भी नहीं है। पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, क्या तुम समझती हो कि वे इतना स्वस्थ मन से ख्याल रख पाते हैं एक दूसरे के सुख दुख का? नहीं मनस्वी, लोग सिर्फ अपनी सुविधा देखना पसंद करते हैं। हमारे घरों में पत्नियां तो वैसे भी सारी उम्र एक तरफा पतिव्रत धर्म निभाने को बाध्य रहती हैं। न निभाएं तो उनके साथ जो बर्ताव होता है उसके लिए मुझे अलग से उदाहरण देने की जरूरत नहीं है।